हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वीडियो बना रहा हूं। अब से जो है दोस्तों हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे वो आप सबॉर्डिनेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो आप एचएस अलाइड या फिर नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट फिर। जनवरी का सेशन रहेगा ये, और जनवरी से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो मैं यहाँ पे आपको कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी, सब चीज़ें जो हैं हमारी यहाँ पे कवर होने वाली हैं। पार्ट नंबर 1 रहेगा, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आप अगर डेली लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जो है आपके फ़ोन तक पॉपअप हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है वो है दोस्तों हमारा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी को लेकर। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बना है नया। ठीक है, एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो है आपका गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो प्रतिमा है वो आपकी गुजरात में है। आप मुझे बताएंगे लोकेशन कौन सा है। ठीक है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आज हम बात करने वाले हैं स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी को अनवील किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये कहाँ पे अनवील किया गया है? तो याद रखें, बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। अब दोस्तों, ये जो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है ये एक्चुअली में किसका है, किसकी प्रतिमा है ये? तो नंद प्रभु केम्पेगौड़ा का नाम याद रखिएगा, श्री नंद प्रभु केम्पेगौड़ा। अब ये थे कौन? एक्चुअली इनको जो है माना जाता है फाउंडर ऑफ बेंगलोर या बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु के जो है फाउंडर माने जाते हैं। एंड ही वॉज फ्रॉम विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर जो है आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो विजयनगर एम्पायर से ये बिलोंग करते थे, और इनके द्वारा जो है बेंगलुरु की स्थापना करी गई थी। याद रखिएगा, इनका नाम श्री नंद प्रभु केम्पेगौड़ा। ठीक है, इनके नाम पे स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बनाया गया है। राइट, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। तो इतनी सी चीज़ें यहाँ पे पहले करंट अफेयर में आपको याद रखनी है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है G20 को लेकर। हाल ही में आपको पता है ये जो प्रेसिडेंसी है किसके पास आ गई है? इंडिया के पास आ गई है। ठीक है, तो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी कब से कब तक रहेगी? ये जो प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास आई है 1 दिसंबर 2022 को, और ये रहेगी सितंबर 2023 तक। ठीक है, तो जो भी मीटिंग होंगी वो भारत में होंगी, न्यू दिल्ली में। इंडिया होस्ट करेगा उसको। राइट, सो क्या फैक्ट आपको जानने हैं? देखिए, G20 की जो मीटिंग है ये न्यू दिल्ली में बेसिकली होगी। और G20 कब बना था? 1999 में बना था, ये याद रखना है आपको। अब हाल ही में इंडिया ने एक थीम और एक लोगो जो है वो डिज़ाइन किया है। राइट, एक थीम और एक लोगो जो है डिज़ाइन किया है। तो थीम क्या है? अगर हिंदी में बात करें या संस्कृत में बात करें तो वो है वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वासुदेव वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, और अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो ये है आपका वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, या फिर वसुदेव कुटुंबकम, ये जो है इन्होंने थीम रखी है। लोगो आप देखेंगे तो नीचे आपका लोटस होगा। ठीक है, नीचे लोटस है और ऊपर अर्थ बना हुआ है। तो लोगो में क्या है? दो चीज़ें हैं अपने याद रखनी है, लोटस और अर्थ। मैं लोगो यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, मैं पिक्चर ऐड करना भूल गया, लेकिन इस लोगो में है क्या? लोटस और अर्थ है। G20 का लोगो जो है आपने ज़रूर चेक करना है। ठीक है, 2023 का जो लोगो है, ऑनलाइन जाइए एक बार, जो है खुद अपनी आंखों से उसको देखिए। उसमें लोटस बना है नीचे, और उस लोटस के ऊपर अर्थ को रखा गया है। राइट, सो याद रखिए। अब देखो, इंडिया ने एक रेवोल्यूशन चलाया है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसको लेकर, और उसके लिए जो स्लोगन रखा है वो रखा है वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड।
ठीक है, तो याद रखिए वन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत का जो है इम्पॉर्टेंट स्लोगन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने थीम एंड लोगो इसका जरूर याद रखिएगा, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे याद रखो। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले जो करंट अफेयर में। अगला हमारा जो करंट अफेयर है ये है आपको मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर। मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है एक, ठीक है, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास, अब देखो ये युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में? ये है इंडिया और यूएसए के बीच में। याद रखिएगा इंडिया और यूएसए के बीच में जो है कौन सी एक्सरसाइज होती है? युद्ध अभ्यास होता है। और हाल ही में जो है इसका कौन सा एडिशन था? 18th एडिशन हुआ है। ठीक है, कौन सा एडिशन हुआ है? 18th एडिशन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड के अंदर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, यूके, उत्तराखंड में जो है यहाँ पे ये एडिशन हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में ये 18th एडिशन था इस बार, जो कि इन दोनों के बीच में हुआ है। दोस्तों युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 2002 में। तो याद रखिएगा 2002 में जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और यूएसए के बीच में स्टार्ट हुई थी। तो ये 3-4 फैक्ट हैं जो कि आपको यहाँ पे याद रखने हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। ओके जी, तो ये हो गया आपका युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो भी आपकी एक्सरसाइज को लेकर है। ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका गरुड़। ठीक है, गरुड़ा। तो ये गरुड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये कौन सा एडिशन था इस बार? ये आपका 7th नंबर का एडिशन था। तो इसे ऐसे लिखेंगे आप, गरुड़ा 7। तो याद रखो ये कौन से एडिशन था? 7th नंबर का एडिशन था। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज किन दोनों के बीच में होती है? तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये एक्सरसाइज जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज एयरफोर्स की है। दोनों कंट्री की एयरफोर्स जो है यहाँ पे क्या करती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं। तो पहला फैक्ट, गरुड़ा का 7th एडिशन हो रहा है। किस किस के बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रहा है। राइट, तो ये फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। 7th एडिशन है और कहाँ पे हो रहा है? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जोधपुर के अंदर। राजस्थान का जो जोधपुर है वहाँ पे जो है ये एडिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ पे हो रहा है? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में ये जो है एडिशन हुआ है राजस्थान। राइट, तो ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है फर्स्ट, पहला भारत का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है दोस्तों? याद रखिए ये आपका बन रहा है ईटानगर में। ठीक है, होलोंगी एक स्थान है, होलोंगी कहाँ पे है? ईटानगर में। और ईटानगर कहाँ हुआ? ईटानगर है आपकी राजधानी अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की होलोंगी जो प्लेस है वहाँ पे जो है ये आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा इस बार। तो फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? दोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है, दोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है, दोनी पोलो एयरपोर्ट कहां पे? ईटानगर में। ये जो है आपका पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। दूसरा फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साथ ही साथ कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी यहां पे बन रहा है। कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये कितने मेगावाट का है? 600 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट बन रहा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कहाँ पे बन रहा है? अरुणाचल के ईटानगर में। तो ये 2 फैक्ट हैं
अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, जो कि आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ जनवरी। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो है, देखिए भारत में हाल ही में जो है पहला प्राइवेट लॉन्च व्हीकल जो है स्टार्ट किया है। देखो इसरो जो है नॉर्मली जो गवर्नमेंट एजेंसी है, तो वो आपके रॉकेट वगैरह स्पेस में लेके जाते हैं, लेकिन इंडिया जो है पहली बार प्राइवेट लॉन्च व्हीकल यूज़ कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च व्हीकल, जिसका क्या नाम है वो आपको याद रखना है, विक्रम एस। ठीक है, विक्रम एस याद रखिएगा, नाम एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन आता है तो। विक्रम एस जो है भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च व्हीकल है, जो कि किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, स्काईरूट स्पेस। ठीक है, स्काईरूट एरोस्पेस, राइट, स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा जो है ये आपका भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च व्हीकल है। क्या नाम है, विक्रम एस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये किस मिशन के तहत जो है हुआ है काम, तो मिशन का नाम आपको याद रखना है, किस मिशन के तहत ये किया गया, तो मिशन का नाम है प्रारंभ। ठीक है, मिशन का क्या नाम है, मिशन प्रारंभ के तहत जो है ये चीजें हुई हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, मिशन का नाम मिशन प्रारंभ के तहत। ठीक है, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहां पे जो है इसको लॉन्च किया गया। राइट, तो ये है आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपको याद रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, अगला इंपॉर्टेंट जो हमारा करंट अफेयर है वो है हमारा लेकर इंडियन आर्मी से रिलेटेड। तो इंडियन आर्मी की पहली वुमेन स्काई ड्राइवर बन चुकी हैं, ड्राइवर नहीं डाइवर। ठीक है, सो फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर, डाइवर है, ड्राइवर मत लिख देना। ठीक है, फर्स्ट वुमेन स्काई ड्राइवर ऑफ, फिर मुंह में ड्राइवर ही आ रहा है यार, डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी की पहली वुमेन स्काई डाइवर जो बनी हैं उनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, इनका नाम है लैंस नायक मंजू। ठीक है, रैंक इनका लैंस नायक है और नाम है इनका मंजू। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मंजू जो है, मंजू याद रख लो, मंजू जो है ये आपकी बनी है फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है जी, इसके अलावा दोस्तों दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो हाल ही में जो है पहली वुमेन ऑफिसर बनी है इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स में, जो कि कॉम्बैट एविएटर के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, तो एज ए कॉम्बैट एविएटर आर्मी कॉर्प्स के अंदर, आर्मी एविएशन कॉर्प्स के अंदर, आर्मी एविएशन कॉर्प्स के अंदर एज ए कॉम्बैट एविएटर जो पहली वुमेन बनी है, कौन सी बनी है, फर्स्ट वुमेन, उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो इनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बारक, अभिलाषा बारक। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अभिलाषा बारक जो है ये पहली वुमेन है जो कि जिन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प्स में एज ए कॉम्बैट एविएटर जो है इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है। राइट, ठीक है, एक और चीज आप याद रखिए, हाल ही में हमारी फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, हमारी जो है फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट, ठीक है, वुमेन या फिर आप लिख सकते हैं फीमेल फाइटर पायलट बनी है, जिनका नाम है माया सूदन। ठीक है, माया सूदन, नाम याद रखिएगा। माया सूदन जो है ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं और ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जो है इंडियन एयरफोर्स में बनी है। ठीक है जी, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका जो हाल ही में दोस्तों आपका जो रिपब्लिक डे हुआ है, रिपब्लिक डे 2023, उसमें
जो चीफ गेस्ट हैं वो कौन थे। ठीक है, तो हाल ही में जो ये जो चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे में आए थे, इनका नाम है, ये इजिप्ट के जो हैं, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। क्या नाम है? अब्दुल फतेह अल सीसी। राइट, नाम याद रखिएगा। कौन से कंट्री के थे? इजिप्ट के थे। अब्दुल फतेह अल सीसी इनका नाम है। राइट, अब्दुल फतेह अल सीसी जो है इनका नाम है, जो कि चीफ गेस्ट रहे हैं हमारे रिपब्लिक डे 2023 के लिए। राइट, हाल ही में जो है हमारा इजिप्ट के साथ जो है 75 ईयर हो चुके हैं, तो हमने 75th ईयर का जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है हमारे साथ इनके जो हैं कंप्लीट हुए हैं, तो वो भी हमने सेलिब्रेट किया। इससे पहले दोस्तों 2020 में जो चीफ गेस्ट बुलाए गए थे वो थे जैर बोल्सोनारो। ठीक है, जैर बोल्सोनारो। ठीक है, और ये ब्राज़ील से थे, आपको पता होगा ब्राज़ील से थे। अब देखो मैंने 21, 22 और 23, 21 और 22 क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखो उस समय जो है कोई भी गेस्ट नहीं बुलाया गया था क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था। तो ये आपको याद रखना है कि इजिप्ट के बुलाए गए थे 2023 में, एंड 2020 में जो है जैर बोल्सोनारो फ्रॉम ब्राज़ील, इनको बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट। राइट, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा, नेक्स्ट करंट अफेयर है शंघाई कॉरपोरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, SCO 2023 को लेकर। ठीक है, अब SCO 2023 की मेज़बानी भी जो है भारत को मिलने वाली है 2023 के लिए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर। ठीक है, SCO 2023 आपको लिए ये होमवर्क है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कंट्रीज आती हैं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है। राइट, अब देखो इंडिया ने जो है इसके लिए भी एक थीम लॉन्च की है, एक थीम और एक वेबसाइट। तो थीम आपको पूछी जा सकती है, याद रखिएगा SCO की जो थीम क्या है भारत के द्वारा, तो क्या है? फॉर ए सिक्योर SCO। SCO तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। फॉर ए सिक्योर SCO जो है ये इस बारी की क्या है? थीम है, फॉर ए सिक्योर SCO। राइट, अब इसमें जो ये सिक्योर वर्ड है इसका क्या मतलब है? S से हो जाता है आपका सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स। E से हो जाता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब आगे आ गया C से हो गया आपका कनेक्टिविटी इन द रीजन, कनेक्टिविटी इन द रीजन। ठीक है, एंड देन U से आ गया आपका यूनिटी, U से आ गया आपका क्या? यूनिटी, एंड R फॉर रिस्पेक्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, एंड देन आपका E से आ गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये थीम याद रखिएगा। SCO की मेजबानी किसके पास है ये भी आप लिख लीजिए, अभी 2023 की इंडिया के पास। ठीक है, इंडिया के पास है। राइट, तो ये है। चलो अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। सो हमारा जो अगला करंट अफेयर है वो है रिलेटेड टू ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम GPAI बोलते हैं। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है ग्लोबल पार्टिसिपेशन, ग्लोबल पार्टिसिपेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो इंडिया को जो है इसकी भी मेज़बानी अभी मिली है, ग्लोबल पार्टिसिपेशन ऑन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हाल ही में आपको पता है बाली इंडोनेशिया में G20 की मीटिंग हुई थी, याद रखिएगा 2022 की। तो उसमें जो है यहाँ पे ये मेज़बानी इंडिया को ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी गई है। ओके, और ये जो मीटिंग हुई ये टोक्यो में हुई, जिसमें भारत की ओर से जो है पार्टिसिपेशन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनका नाम है राजीव चंद्रशेखर, उनके द्वारा। ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंटशिप है ये इंडिया के पास है अभी। पहले जो थी टेक ओवर हमने कहाँ से की है, फ्रांस से की है। ठीक है, पहले फ्रांस के पास थी, अभी जो है भारत के पास जो है इसकी प्रेसिडेंटशिप आ चुकी है। राइट, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। अब GPI में ग्लोबल पार्टिसिपेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? तो इसमें गाइज आपकी कितनी कंट्रीज आती हैं? ये आती हैं आपकी 25 कंट्रीज। ठीक है, 25 कंट्रीज के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक है जी, राइट। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है आपका मालाबार एक्सरसाइज को लेकर। मालाबार एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज अलाइड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, चाहे वो HS हो, अलाइड हो, बाकी भी एग्ज़ाम। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है हाल ही में आपकी हुई है। ये 26th एडिशन था, याद रखिएगा। ठीक है, एडिशन भी आपको याद होने चाहिए। तो ये जो एडिशन था ये आपका 26 नंबर का एडिशन था। और ये मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है दोस्तों? इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, तो जो क्वाड नेशन है हमारे, इनको क्या बोलते हैं हम? क्वाड नेशन। ठीक है, इंडिया, USA, जापान और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया, इसको हम क्वाड बोलते हैं, क्वाड ग्रुप। तो इनके बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है। ये था 26th एडिशन, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 26th एडिशन था, याद रखेंगे। कहाँ पे हुआ? जापान में ये एक्सरसाइज हुई। इस बार जापान में जो है ये एक्सरसाइज हुई। मालाबार एक्सरसाइज की स्टार्टिंग की बात करें दोस्तों, 1992 में ये स्टार्ट हुई थी। डेट याद रख लीजिएगा, कभी पूछ लिया जाए कि मालाबार एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुई। मालाबार एक्सरसाइज जो है 1992 में स्टार्ट हुई। पहले जो है इसमें इंडिया और USA ही पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, फिर बाद में 2015 में जापान ने इसमें एंट्री मारी। फिर 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो अभी टोटल कितनी है? 4 कंट्री के बीच में ये मालाबार एक्सरसाइज होती है। तो ये 26th एडिशन था, जापान में जो है ये एडिशन हुआ है। जापान के जो है आपको प्रेसिडेंट का नाम भी पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए, सॉरी। तो क्या नाम है? फूमियो कुशिदा। फूमियो कुशिदा जो है ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, नाम याद रखेंगे। राइट, तो दिस वाज फॉर द टुडेज लेक्चर। बाकी के जो हैं हम करंट अफेयर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के जो है आपको करंट अफेयर करवा दूंगा। जनवरी से लेके हमारे जो भी आगे चलता रहेगा प्रोसेस, वो मैं यहाँ पे इन वीडियोस के थ्रू आपको कंप्लीट करवाता चलूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा। अपना जो सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।